हेलो, यस सर। यस आवाज आ सर। रहा है? ठीक है, तो हम लोग लास्ट क्लास वर्क पावर एनर्जी में डिफरेंशियल वेरिएबल फोर्सेस के लिए कर रहे थे, शायद वही था ना? यस सर। ठीक है, तो लास्ट में हम कह रहे थे कि अगर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व रहा तो एरिया क्या देगा? वर्क डन देगा। और बोले थे कि अगर हम मान लेते हैं कि डी डब्ल्यू बाई डी एस लिखते हैं तो फोर्स आ रहा है, यानी स्लोप ये देगा। लेकिन ये चीज हमको बहुत कम देखने को मिलेगा, मतलब कि अगर कंसेप्ट छोड़कर सिर्फ मैथ पे आ जाए तभी ये चीज देखने को मिलेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना होगा, इसलिए क्योंकि वर्क जो है यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट है। छोटा सा एलिमेंट कहने का मतलब है कि वो छोटा सा एलिमेंट यानी इंस्टेंट का बात हो रहा है। और हम लोग पढ़े थे कि इंस्टेंटेनियस वर्क जैसा कोई टर्म नहीं होता है। ठीक है, ये बात क्लियर रखना, क्योंकि बहुत जगह होता है कि वो लिखा हुआ तो रहता है मैथ के टर्म में, लेकिन हम लोग कंसेप्चुअल यूज करते हैं तो ये बात को भूल जाते हैं कि इंस्टेंटेनियस वर्क जैसा चीज नहीं होता है। क्लियर है? तो ये जो चीज हम लिखे थे वो सिर्फ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ही है और कुछ नहीं। ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अगर फिजिकल क्वांटिटी डी डब्ल्यू का बात हो रहा है तो ऐसा कुछ नहीं होता, यानी इंस्टेंटेनियस वर्क नहीं होता। ठीक है, लास्ट क्लास हमको लगा था ये बात तुम लोग फिर से कर लो, कंसेप्ट में अगर जोड़ लो तो गलत होगा। तो इसलिए इस चीज को ध्यान में रखना है कि सिर्फ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ना कि ये फिजिकल क्वांटिटी डी डब्ल्यू होगा, क्योंकि हम पढ़े हैं कि वर्क डन इंस्टेंटेनियस नहीं होता। खैर, हम लोग वेरिएबल फोर्सेस का बात कर रहे थे तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और आज मोस्टली क्वेश्चन ही होंगे। हेलो, यस सर। एक ही चीज 2-3 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन ये है, एक ब्लॉक है, इसका वेट 4 kg है, इस पे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 2x + 4। ठीक है, फाइंड वर्क डन और x = 0 to x = 5। जल्दी जल्दी फाइंड करो। आ गया पहला? हेलो, यस सर। हाँ आ जाना चाहिए।
वर्क डन बराबर क्या होता है, सिंपल है ये तो, dx इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ, 0 से 5, 5। तो सबका 5 आ रहा है। फोर्टी 45 आ रहा है ना। यस सर। यस सर। ठीक है, 5 किसका है ज्योत्सना? नो सर, 25 बोले थे। आदित्य बोला था 5। अच्छा ठीक है, फिर इंटीग्रेट रोमा करना कुछ है, नहीं बोला, मैं चुप था। तो कोई तो बोला था 5। सर आप मैं बोला 0 to तो मैं 5 बोला था। बोले थे ना, तो वही अद्वय भी हाँ आपके साथ बोला था हाँ 0 to सर, 5। वो अच्छा 5 बोल। चलो ठीक है, नेक्स्ट ये करो। किसी को इसमें कोई दिक्कत है पहला वाले में? ठीक है, सेकंड करो। यहाँ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है। एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना होता है? आदित्य, हेलो आदित्य, सर बुला रहे हैं क्या? नहीं तुमको नहीं बोल, विशाल, उधर बोल रहे हैं इधर। आदित्य, यहाँ पे बोल रहा है हाँ। तुम बताओ आंसर। प्रियांशी, आया किसी का? आवाज आ रहा है? प्रियांशी, एनी आइडिया कि कैसे करेंगे? तो यस सर। कैसे? वर्क डन बराबर तो पहले होता फोर्स है, निकल जाएगा 5 डाल के 10, और फिर एस निकाल देंगे हम लोग, एक्सीलरेशन निकाल के 10/2 = 5, तो हाफ 50 स्क्वायर। करो। आदित्य, ये नहीं सुन पा रहा है। यहाँ पे फोर्स वेरिएबल है। यस सर। हाँ तो डिस्प्लेसमेंट तो फाउंड कर लोगे 0 से 5 तक, फिर किससे मल्टीपल करोगे? समय के साथ साथ एक एक फोर्स सेकंड का निकाल के ऐड कर दें क्या? क्या? एक एक सेकंड का निकाल के ऐड कर दें क्या? एक एक सेकंड का निकाल के ऐड करोगे तो भी उस एक सेकंड में भी फोर्स तो चेंज हो रहा होगा। यस सर, हर सेकंड के हिसाब से फोर्स मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें। तो वही तो बोल रहे हैं, मान लेते हैं 0 से 1 सेकंड के लिए जब तुम सॉल्व करोगे तो फोर्स 2 लोगे कि 0 लोगे, क्या लोगे? 0 से 2 तक चेंज हो रहा है ना। मान लेते यस हैं t को 0 से अगर 1 सेकंड ले जा रहे हैं तो फोर्स क्या हो जा रहा है, 0 to 2 न्यूटन। तो ये कांस्टेंट थोड़े है जो हम ऐसे कर सकते हैं। हाँ, छोटे छोटे पार्ट को ऐड तो करना ही है, इसका मतलब ही वही होता है इंटीग्रेशन का, कि हम छोटे छोटे पार्ट को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा हम लोग को काइनेमेटिक्स यूज करना पड़ेगा। क्या? तो हमारे पास फोर्स इक्वल टू 2t है, और हम ये जानते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, जिसको हम लिख सकते हैं 2 मास है इनटू a। तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, एक्सेलरेशन इक्वल टू t, और एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिख लेते हैं, dv/dt ये लिखते हैं। तो यहाँ से अगर हम वेलोसिटी फाइंड करें तो स्टार्ट्स फ्रॉम t इक्वल टू 0 दे रखा है, तो चलो हम ऐसे ही लिख लेते हैं, 0 से भी गया होगा और इधर t dt आया होगा। 0 से हम किसी टाइम t के लिए ही लिख रहे हैं, अभी पूरा हम नहीं यूज करें। तो यहाँ से v बराबर कितना हो जाएगा, t² बाई
टू, ये चीज आया। अब हमको यहाँ क्या चाहिए, एफ पता है, dx हमको चाहिए, तो हम जानते हैं कि v इक्वल टू कुछ नहीं बल्कि क्या होता है dx बाई dt। तो हम यहाँ से dx को v dt लिख सकते हैं क्या, को क्या लिख सकते हैं v dt, जिसको लिख सकते हैं t स्क्वायर बाई 2 इंटू dt। ये बात समझ आया, यानी कि हमको यहाँ चाहिए था dx, तो हमको वो चाहिए, और फोर्स, तो फोर्स तो गिवन है, या तो यहाँ पे इस t को x के टर्म में रिप्लेस करेंगे या फिर dx को t के टर्म में हमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग वेरिएबल्स है। f जो है फंक्शन ऑफ t दे रखा है और dx के टर्म में, तो या तो इसको हमको t के फॉर्म में करना पड़ेगा या इसको x के फॉर्म में। क्लियर है, यानी कि हमको अगर इंटीग्रेट करना है तो दोनों फंक्शन यहाँ पे एक ही वेरिएबल होने चाहिए, यानी f में x है तो dx से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर ये t होता तो हम यहाँ भी t यूज करते, तो हम dx को t के टर्म में चेंज कर लिए, अब आराम से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से ध्यान से देखो तो f जो है 2t है, तो लिख सकते हैं 2t इंटू, ये इस सर वो चीज को याद नहीं रखना। समझ, हाँ वहां से समझ में नहीं आया, dx इक्वल्स टू v dt इक्वल्स टू t स्क्वायर बाय 2 dt के बाद नहीं समझ में आया क्या बोले हम। यहाँ के बाद, हम्म, यहाँ के बाद हम बोले कि कभी भी इंटीग्रल है, मान लेते हैं a dy कुछ भी है, तो ये दोनों फंक्शंस कैसे होने चाहिए, अगर यहाँ y वेरिएबल है तो ये भी कैसा होना चाहिए, फंक्शन ऑफ y होना चाहिए, तभी हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। लेकिन यहाँ क्या दे रखा है x, और ये क्या दे रखा है t, तो फोर्स जो है फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है और वेरिएबल यहाँ x, तो हमको इस x को टाइम में चेंज करना पड़ेगा या फिर इस टाइम को x में। तो हम यहाँ पे क्या किए, dx को टाइम के डिफरेंशियल फॉर्म में चेंज कर लिया, यानी कि वेरिएबल यहाँ पे हम टाइम ही ले आ लिए। गया समझ में। ठीक है, अब Yes. उस चीज को ले लिए, तो यहाँ से हम ये चीज आया, तो अब लिख के बस सॉल्व करने का काम है, तो करो जल्दी। क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 डी टी, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 5 से, तो 2 से 2 गया, 5 रेज टू पावर 4 कितना आता है, 625। बात समझ आया। यस सर। ठीक है, इसी पे बेस्ड से सिमिलर क्वेश्चन दे रहे हैं। सर हाँ सर v इक्वल टू टी स्क्वायर बाय 2 कैसे ले लिया। यहाँ से अभी तो इस चीज को हम a बराबर डी टी है जिसको dv बाई डी टी कर रहे हैं, v यस सर। इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से इंटीग्रेट करें, यहाँ v इक्वल टू क्या आ रहा है, अच्छा टी ठीक है स्क्वायर। सर। ठीक है, इसी पे बेस्ड एक कर रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, ये 4 kg है, फोर्स जो लग रहा है वो मान लो 4t प्लस 4 लग रहा है। ठीक है, t इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, म्यू जो है 0 यानी फ्रिक्शन नहीं दे रखा है, वर्क डन इन 3 सेकेंड, 3 सेकेंड नहीं, सेम क्वेश्चन है, गलती मत करना। कार्बोनेट का बाइकार्बोनेट कार्बोनेट सर ऊपर कीजिए ना, CO3 है ना, नीचे बस सर। कार्बोनेट का फॉर्मूला पता है CO3 2 माइनस, ठीक है, तो दोनों जगह 2 है, इधर भी 2 और इधर भी 2, या है Mg2 CO3 अगर देखो 2 तो दोनों में कॉमन आ गया, तो दोनों को काट दो, दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में
हो गया। एल्यूमिनियम का जो अभी बताए थे, एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना है? नाइट्रेट का फॉर्मूला है NO3 माइनस ना, अगर चेंज कर रहे हैं 1 इधर जाएगा 2 इधर जाएगा, तो 1 को रिप्रेजेंट करते हैं Al और ये NO3 और इसके ऊपर 2 आ जाएगा, ये सारे के ऊपर NO3 होल ऐसा ये एल्यूमिनियम नहीं ये तो हम करते हैं। चलो सर तो बताओ हो गया। ये क्या था? पोटेशियम का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेशियम का सिंबल K होता है, वैलेंसी कितना होता है पोटेशियम? सर आधा मिनट से +1, ठीक है। और फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या है? जल्दी देख के बताओ कॉम्बिनेशन। और 6 नंबर में क्या है? सर 225/2। और किसी का? क्योंकि आंसर मेरे पास नहीं है। सबका dx इतना आ रहा है? यस सर Yes, हाँ sir. तो Yes. ठीक है, सबका आ रहा है तो सबका आंसर से सेम आ रहा है तो सही होगा। फाइंड कर लेना, वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रल हो जाएगा f एज अ फंक्शन ऑफ t इनटू v dt। ये चीज यूज कर लेना। टाइम कहाँ से कहाँ? तो 0 से 3, इसको रख के सॉल्व कर लेना है। सर f एज अ फंक्शन ऑफ x निकालिए ना। x निकालोगे थोड़ा सा दिक्कत होएगा, टाइम को एज अ फंक्शन ऑफ x निकालना है। तो ये चीज दिख रहा है यस सर, यहाँ पे, तो इंटीग्रेट कर देंगे x, उसमें भी। हाँ तो टाइम देख रहे हो कैसा खतरनाक रिलेशन आएगा। यस सर। t को x के टर्म में रखना हो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इधर t का टर्म है तो इधर x आएगा। अब t को x में कन्वर्ट करके वहां पुट करना हो, थोड़ा दिक्कत आएगा इस केस में। ठीक है, पिछले वाले केस में कर सकते थे, यहाँ पे है तो x बराबर क्या हो जाएगा? tq/6। यस सर। यहाँ दिख रहा है x इक्वल टू tq/6। तो t हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 6x। हाँ तो 6 मतलब जो भी आएगा उसको वहां पुट कर लेंगे, फिर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो जब एक स्टेप पहले ही हमारा हो जा रहा है तो हम आगे क्यों बढ़े? ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग फ्रिक्शन एक एक करके सारे के क्वेश्चंस करेंगे, तब है वर्क डन बाय फ्रिक्शन का क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ट्रू और फॉल्स है। पहला है वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, एफएस बोले तो स्टैटिक। ठीक है, नेगेटिव कैल्शियम का होता है Ca और इसका पावर क्या होता है 2+, और सल्फाइड में क्या होता है मे बी पावर 2-, पॉजिटिव। दोनों जगह 2 नहीं है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा ये। यहाँ पे देखो 2 और ये S2, इन दोनों में 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया तो ये कॉमन ले लिए, ठीक है, बच गया। सर पहला 3 फॉल्स, चौथा ट्रू। 1 बच जाएगा ना, ठीक है। रेट बताओ
ठीक है, इन सब पे डिस्कस हम लोग कर रहे हैं। तो बोलो पहला क्या होगा? वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ऑलवेज लिखा है कि हमेशा क्या निगेटिव होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से, या False जीरो है। होगा? निगेटिव पॉजिटिव होगा ही नहीं स्टैटिक के कारण। तो पहला वाला फॉल्स है। फॉल्स है, क्यों? सर हमेशा कभी जीरो कभार होता जीरो है भी हो क्या? सकता है, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा उसके कारण। मतलब जीरो भी हो सकता है, यस सर। पॉजिटिव हो सकता है क्या? नो सर। ये भी फॉल्स है। मे भी पॉजिटिव हो सकता है क्या? फॉल्स है। हाँ, हो सकता है सर। नो सर। हो सकता है। मे भी पॉजिटिव। हम लोग शायद एक बार डिस्कस करे थे कि ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक है, नीचे वाले फोर्स लग रहा है, तो हाँ ऊपर सर। वाले को कौन चला रहा है? स्टैटिक ही तो। फिर ट्रू हो सकता है। बात समझ आया? नीचे वाले के लिए यस निगेटिव सर। है तो ये भी ट्रू हो सकता है। मे भी है इसलिए ट्रू हो रहा है, यहाँ ऑलवेज है इसलिए दोनों फॉल्स है। मे भी जीरो है तो ये ट्रू हो सकता है, और ये नीचे भी तो मे होगा भी ही। है ट्रू। ठीक है, तो सिर्फ स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए था, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन से जो वर्क होगा जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शंस के लिए क्या कहोगे? क्या सर? जीरो कभी नहीं हो काइनेटिक सकता है। फ्रिक्शन, हाँ, जीरो नहीं हो सकता है। काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए जीरो सर। नहीं सर। केमिकल रिएक्शंस हम लोग स्टार्ट किए थे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, उसमें रिएक्शन में सोचो एक बार। मेटल का बता चुके हैं। तो ऑक्सीजन क्या के सर? साथ रिएक्शन क्या बनाता है? वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन क्या हो सकता है? क्या हमेशा जीरो होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव होगा? नेगेटिव जीरो नेगेटिव होगा सर। हम्म, नेक्स्ट जो है चलो सर स्टेटमेंट पे पॉजिटिव लिख नेगेटिव देते तो हैं। दिख रहा है सर, जीरो हो सकता है। रिएक्शन ऑफ ठीक है, वर्क डन बाय, स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं ट्रू फॉल्स ये। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी पे, इज नेवर जीरो। चलो जीरो में कंफ्यूजन था तो ये दे दिए। वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन अ सिस्टम is always negative। ठीक है, दोनों में कौन सा सही है? एक तो हम जानते हैं कि अगर ये हमारा रफ सरफेस है, कोई एक ब्लॉक है, इधर भी वेलोसिटी से जा रहा है, तो वर्क डन बाय जो फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन होगा निगेटिव होगा। इसमें तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। ठीक है, दूसरा, अगर हम ब्लॉक के ऊपर एक छोटा सा ब्लॉक रख लें, ठीक है, ये फोर्स लग रहा है, इधर फ्रिक्शन लग रहा होगा, नीचे स्मूथ है, मान लेते हैं इस पे ये फ्रिक्शन है, तो इसमें केसेस पड़े हैं कि साथ साथ चलेगा, हो सकता है अलग अलग भी चले। केसेस पढ़े थे ना कि साथ यस चलने सर। का या फिर अलग अलग चलने का। यस चलो, सर। हाँ, तो जब अलग अलग ये दोनों आपस में इस सेम एक्सेलरेशन से नहीं चल रहा होगा, उस समय ये जो फ्रिक्शन लग रहा होगा ये कैसा लग रहा होगा? काइनेटिक की तरह ही। उस केस में इस पे ये पॉजिटिव वर्क कर रहा होगा और इस पे निगेटिव वर्क, ऐसा ही होगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। अब हम आ रहे हैं जीरो पे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, पहला स्टेटमेंट है वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी इज नेवर जीरो, किसी भी बॉडी पे कभी जीरो नहीं हो सकता। यह स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स? ठीक है, यही हमारा सवाल है कि किसी भी
बॉडी पे ये कभी जीरो नहीं हो सकता है, ऐसा केस पॉसिबल है या नहीं है? यहीं पे आंसर दिख रहा है तुम लोग को। उसके बाद आएगा एल्यूमिनियम। उसके बाद जिंक, उसके बाद आता है आयरन। सोचो के सर फॉल्स। पहला, हाँ कैसे? सर अगर ये बॉडी जो ऊपर वाला है मान लेते स्लाइड नहीं कर रहा है तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन तो आगे भी लग रहा है, तो जो ऊपर वाला स्लाइड नहीं कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा ना, तो वर्क तो जीरो होगा। हाइड्रोजन यहाँ पे यूज करें, मतलब ऊपर वाला इसके रिस्पेक्ट में दोनों में रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है। हाँ ठीक है, जैसे उस समय इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो रहेगा, मान लेते हैं इसके पास भी कुछ वेलोसिटी है। एक समय ऐसा आएगा कि जब दोनों का वेलोसिटी क्या हो, सेम हो, ठीक है, तो उस समय काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट तो कर रहा होगा, लेकिन जो वर्क है उस समय क्या हो रहा होगा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो जीरो होगा। बात समझ में आ रहा है? अगर हम इसमें बैठ के देखें और वर्क जो होता है रिलेटिव टर्म होता है, तो हम बोल सकते हैं कि वर्क डन ऑन सिस्टम जो नेवर जीरो, ये स्टेटमेंट फॉल्स। वैसे भी फिजिक्स में ऑलवेज, नेवर, ये सब चीज आए तो समझना है कि वो 99% केसेस में गलत ही होता है, और सिस्टम पे हमेशा निगेटिव होगा। ठीक है, टोटल अगर हम इस पूरे को सिस्टम मान लें तो हमेशा जो आएगा ये निगेटिव ही आएगा। तो ठीक है, वन तो नहीं इसको समझ में आया। कौन सा? तो वन नंबर। तो 1 नंबर में है कि वर्क डन बाय हमको काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना है। मान लेते हैं एक ऐसा केस है कि दो बॉडी है, दोनों मूव कर रहा है, ठीक है, लेकिन रिलेटिव, जैसे कि अगर चलो अलग अलग मान लिए, एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ मूव कर रहा है, इसका भी वेलोसिटी भी, इसका भी वेलोसिटी भी, ये रफ है, तो रफ है तो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स एफ के वर्क कर रहा होगा। हम इस पे बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी कि ऑब्जर्वर हो गया। ठीक है, तो दोनों सेम स्पीड से जा रहा है, ठीक है, दोनों का स्पीड सेम है, तो जो रिलेटिव डेंसिटी डिस्प्लेसमेंट होगा, सर अगर दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहा है तो फिर वहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा? ये दूसरे सरफेस पे जा रहा है, मूव तो कर रहा है इस सरफेस पे। जैसे मान लेते हैं दो बसेस है, एक बस इधर जा रहा है और दूसरा बस सेम पैरेलली जा रहा है, तो यहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा कि नहीं? यस सर। कर रहा होगा। अब इस बस में बैठा हुआ आदमी अगर देख रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो कितना देखा होगा खुद के रिस्पेक्ट में? जीरो। ठीक है, और हम लोग बोले थे कि डिस्प्लेसमेंट जो है रिलेटिव वेलोसिटी होता है, वर्क जो होता है रिलेटिव होता है। वर्क क्या यस होता सर। है? तो रिलेटिव होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कैसे केसेस में वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी क्या होगा, जीरो। हाँ, लेकिन ये सिर्फ किसके लिए है, पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, ठीक है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का है, किसी दूसरे ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। अगर पूरे सिस्टम का बात होगा तब सिस्टम पे यहाँ भी वर्क कर रहा होगा, यहाँ भी कर रहा होगा, और ओवरऑल क्या रहेगा, निगेटिव। तो पूरे सिस्टम का बात करेंगे तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो होगा हमेशा निगेटिव होगा, लेकिन किसी एक बॉडी के लिए बात करेंगे तो पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है। तो इसको अगर हम लोग ऐसे लिख लें, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ठीक है, याद रखने के लिए। तो ये दो तरह के फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक और काइनेटिक। काइनेटिक दो चीज पे लग रहा है, ऑब्जेक्ट पे और सिस्टम पे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट पे दिख रहा है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी, और यहाँ हमेशा निगेटिव रहेगा, इस बात को याद रखना है। ये भी ऑब्जेक्ट सिस्टम,
रिएक्शन वाटर के साथ रिएक्ट ऑब्जेक्ट सिस्टम क्या है, ये सारी चीजें एनएलएम में क्लियर होगा, तो इसलिए हम वहाँ पे ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। और सिस्टम का बात कर रहे हैं, यानी कि अगर हम जैसे 2 ब्लॉक प्रॉब्लम ही था, अगर इसको पूरा सिस्टम मान लिए तो साथ साथ जब चल रहा है, यानी कि दोनों के बीच में ये इसी पे रुका हुआ है, तो इसका जितना डिस्प्लेसमेंट है उतना ही इसका है, फ्रिक्शनल फोर्स भी सेम ही था, दोनों का मिला के ये हमेशा क्या रहेगा, जीरो। ये ऑलवेज का केस है, ठीक है। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण सिस्टम पे जो वर्क डन होगा वो हमेशा ही जीरो होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा नेगेटिव होगा। लेकिन किसी ऑब्जेक्ट का बात कर रहे हैं तो प्लस माइनस जीरो हो सकता है, ये भी प्लस माइनस जीरो हो सकता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, इससे सिर्फ ट्रू फॉल्स ये सब चीज का कंसेप्चुअल क्वेश्चन से रहते हैं, ठीक है। और क्लियर करने के लिए 2 क्वेश्चन करते हैं इस पे। थर्ड जो मेटल होता है कैल्शियम, अब कैल्शियम में थोड़ा सा रेट स्लो हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये इन दोनों से कम रिएक्टिव मेटल है, ये थोड़ा सा स्लो होता है। सर मैं सारा हल्का खेल- ऑफ हो गया था सर। सर ऊपर एक बार कर दीजिए ना, देखना है। कौन सा, यही सर अब स्टैटिक लिखिए, उसके नीचे 2 एरो मतलब टाइप का दिखा, उसके बाद बंद। अभी दिख रहा है। यस सर। ये 3 मेटल जो है पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल है, और ये वाटर ओके सर, समझ में आ गया। हाइड्रोक्साइड्स। अब इसके बाद चौथा मेटल कौन सा आ जाएगा? एक क्वेश्चन है, 10 kg का ब्लॉक है, ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, नीचे वाले पे हम 100 न्यूटन लगा रहे हैं फोर्स, ठीक है। इसको हम यहाँ से 2 मीटर डिस्प्लेस कर रहे हैं, फाइंड करना है वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। इसके बाद क्या है? सेकेंड, वर्क डन बाय फ्रिक्शन जिंक क्या बनाएगा? ऑन बी ड्यू टू ए, जिंक ऑक्साइड ये दोनों फाइंड करना है। क्वेश्चन क्लियर है? 2 ब्लॉक प्रॉब्लम है, दोनों का मास 10 kg है, 100 न्यूटन नीचे वाले पे लग रहा है, 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड करना है। उसके बाद बाकी सारे मेटल जो है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन, ये सारे ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। इसी तरह Fe+H2O। सर पहले का 200 है क्या? पहले का 200 जूल, ठीक है। और यहाँ पे जो लिखा है जो मेटल जो है -100 जूल, नीचे होता है, सॉरी ये हाइड्रोजन दूसरे वाले का -100 जूल सर। रिएक्टिविटी से ये सारे मेटल देखो, कॉपर, मर्क्यूरी, सर सिल्वर, गोल्ड, ये सारे सेकंड वाले कितना रहा, -100 जूल। सारे हाइड्रोजन से नीचे है रिएक्टिविटी। ऑन बी ड्यू टू -100 फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड कर लिए, कितना आ रहा है? जैसे मान लो कॉपर 50। प्लस H2O, ये वाटर के साथ रिएक्शन 50 न्यूटन आएगा सर अपोजिट डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दूसरे डायरेक्शन में, तो 2 मीटर उधर और -50 न्यूटन, तो -100 जूल। से नीचे है, साथ साथ चल रहा है, यस 550, ठीक है, साथ चल रहा है, ठीक है। लिमिटिंग वाला केस। हाँ, लिमिटिंग वाला ही केस है, सबको दिख रहा है साथ चल रहा है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम लोग यही चेक करते हैं कि साथ चल रहा है या अलग अलग चल रहा है, और साथ चल रहा है तो फ्रिक्शन कितना रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन अगर लिखेंगे तो ये -100 जूल आ रहा है, डायरेक्ट लिख रहे हैं, इसमें किसी कोई दिक्कत? नो सर। किसी को है तो पूछ लो। इसी क्वेश्चन में इन प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में इफ 100 न्यूटन इज रिप्लेस्ड बाय
कितना ले लें 50 न्यूटन, तब क्या होगा? आवाज पिछले वाले क्वेश्चन में ही 100 न्यूटन फोर्स को अगर हम 50 न्यूटन से रिप्लेस कर दें तब वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू ए क्या होगा? सेम वही होगा ना सर? अच्छा, 0 0 0 0 बोलो। 0 यहाँ हम ऑब्जर्वर नहीं माइनस बैठा है, 50 जूल, माइनस 50 जूल। फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा इस केस में? 25 न्यूटन। सर बीच में आवाज चल गया, मेरा क्वेश्चन नहीं पता था। एक बार सब सारे रिएक्शन क्वेश्चन ये है कि पिछले वाले सवाल में 100 न्यूटन को अगर हम 50 न्यूटन से बदल दें यस सर। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा? 0 नहीं होगा सर? 0 क्यों होगा? हम थोड़े बोल रहे हैं, बी पे बैठ के देख रहे हैं। जब ओके तक सर। नहीं कहा गया हो तो हम बोलेंगे ग्राउंड फ्रेम में ही करना है। तो इस केस में हमको क्या दिख रहा है? इस पे इधर 50 न्यूटन, इस पे इधर फ्रिक्शन लग रहा होगा, इस पे इधर फ्रिक्शन लग रहा होगा, और 50 न्यूटन है तो साथ साथ ही चल रहा होगा, इतना तो पक्का है। 100 न्यूटन तक साथ चल रहा है तो 50 पे भी साथ चल रहा होगा। लेकिन इस केस में फ्रिक्शन रिक्वायर्ड जो है वो कितना होगा? यहाँ पे लिख लेना कि नॉन मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्शन नहीं ये सब चीज पता है ना कि कैसे फाइंड करते हैं? नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल। यस सर। एफ लिमिट जो आएगा वो 50 न्यूटन आया था, क्या 50 न्यूटन रिक्वायर्ड है? या फिर ऐसे सॉल्व करते हैं कि ये भी 10 ये भी 10 50 लग रहा है तो एक्सेलरेशन आ गया 50/20 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। साथ साथ चलने के लिए ये 10 kg है तो ये 2.5 जाने के लिए ये फ्रिक्शन जो रिक्वायर्ड होगा वो होगा मास इनटू एक्सेलरेशन यानी 25 न्यूटन। यानी कि जो एफ रिक्वायर्ड है वो कितना है? 25 न्यूटन। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो आ जाएगा कितना आएगा? -25। बी पे निकालना है तो -25 इंटू 2 यानी कि 50 -50। ठीक है, ये सारा चीज एनएलएम में तुम लोग कैलकुलेट करना सीखे होगे, तो उस पर हम ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वर्क पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम यही बोलते कि वर्क डन बाय ये बी पे है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ए लिखेंगे तो कितना आएगा? +50 आएगा। यही होगा। तो दोनों को अगर जोड़ देंगे तो पूरे सिस्टम की वजह से, जो हमारा फ्रिक्शन, जो पूरे सिस्टम का फ्रिक्शनल वर्क होगा वो दोनों मिलके क्या हो जा रहा है? 0। जो कि हम लोग पहले बोले थे कि अगर सिस्टम की वजह से स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वर्क आएगा वो 0 आता है। ये बात समझ में आया? तो क्योंकि हम ये सारे चीज कैलकुलेशन बताए नहीं, डायरेक्ट सॉल्व किए हैं, क्योंकि ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये सब चीज तुम लोग जान रहे हो। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। आवाज आ रहा है क्या? यस ये भी है।
ऐसा सिस्टम दे रखा है, एक जो है नीचे बी ब्लॉक है, उसके ऊपर एक ए ब्लॉक है। ए ब्लॉक को हम 10 मीटर पर सेकेंड से धक्का दे दिए। इतना बात क्लियर है? ये सारा सिचुएशन समय 0 पे है, ठीक है। यानी कि हम ब्लॉक बी या प्लैंक बी पे ए ब्लॉक को 10 मीटर पर सेकेंड से धक्का दे दिए। जिन दोनों के बीच में फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, अब हमको फाइंड करना है। 10 फाइंड न्यूटन पर सेकेंड। क्या? 10 न्यूटन पर सेकेंड। वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। ओके सर। भी लिखा हुआ है ना। हम जैसे कि नीचे एक प्लैंक रखा है, इस पे हम इसको प्रोजेक्ट कर दिए कि स्पीड से 10 मीटर पर सेकेंड से। फ्रिक्शन है तो ऊपर वाले का वेलोसिटी क्या होगा? डिक्रीज होगा। बोलो। ऊपर वाले का वेलोसिटी डिक्रीज होगा, नीचे वाले का बढ़ेगा। बढ़ते बढ़ते दोनों का एक कॉमन वेलोसिटी होगा। चलो पहले क्वेश्चन फाइंड करते हैं, बाकी सब बाद में डिस्कस करेंगे। फाइंड आउट द वेलोसिटी सर 0 आएगा क्या? क्या पूछ रहे? फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ टू ब्लॉक व्हेन फ्रिक्शनल फोर्स स्टॉप एक्टिंग। फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करना बंद करेगा तब दोनों का वेलोसिटी कितना होगा? 0 नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन ही गलत समझा था मैं तो। हो गया। सर दोनों को 5 मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है। तो दूसरा में 15 मीटर और 12.5 मीटर होगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इस पे इधर की तरफ 10 न्यूटन लग रहा होगा। इसका भी वेट 10 केजी है, इसका भी वेट 10 केजी है। तो इसका एक्सेलरेशन पीछे हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा आगे की तरफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर हम va लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 10 माइनस 1 इंटू टी। और vb लिखेंगे तो u तो 0 है, ये डायरेक्टली 1 इंटू टी आ जाएगा। यही आएगा। जनरल फॉर्मूला है, फोर्स निकाल लिए। इस पे फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लग रहा होगा, इस पे फ्रिक्शनल फोर्स आगे लग रहा होगा। दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है, तो दोनों का अलग अलग एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन ये पीछे की तरफ, इसमें आगे की तरफ। दोनों जब फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करना बंद करेगा, इसका मतलब क्या होगा? कि जब दोनों में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए,
आज समझ में आया? यस सर। स्टॉप व्हेन रिलेटिव वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट लिख देते। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट या रिलेटिव वेलोसिटी ही कर लो, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो डिस्प्लेस कर रहा होगा, वेलोसिटी बिकम्स 0। यानी कि उससे मैं बोल सकते हैं VA जो होगा VB के बराबर होगा, यानी कि 10 माइनस टी इक्वल टू टी, यहाँ से t इक्वल टू आ जा रहा है 5 सेकेंड। ठीक है, 5 सेकेंड, तो यहाँ VB भी कितना आ जाए, VA भी आ जा रहा है 10 माइनस 5 मीटर पर सेकेंड, और VB भी आ जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दोनों का वेलोसिटी सबका आ गया था। सर उसके बाद तो सर एक्ट करने लग जाएगा ना 5 मीटर सेकंड के बाद, मतलब 5 सेकंड के बाद। हाँ, इसके बाद फिर क्या होगा बोलो? नीचे वाला ब्लॉक, इसके बाद क्या होगा? नीचे वाला सरफेस अगर स्मूथ है तो इसके बाद ये होगा कि दोनों ब्लॉक हमेशा के लिए 5 मीटर पर सेकेंड से आगे बढ़ता रहेगा। बात समझ में आ रहा है? इस Yes, समय sir. अगर फ्रिक्शन एक्ट करना बंद कर दिया, ये भी 5 से, ये भी 5 से, नीचे वाला अगर स्मूथ है तो दोनों ब्लॉक हमेशा के लिए 5 मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ जाता रहेगा। क्लियर है? ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई फोर्सेस सब एक्ट नहीं कर रहा है। अब सेकेंड वाला आ गया सबका। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए एंड बी निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए निकालेंगे तो कितना आएगा? इनिशियल स्पीड 10, टाइम लाया था 5, माइनस 1/2 इंटू 1 इंटू 5 का स्क्वायर, तो ये कितना जा रहा है? 50 माइनस 37.5। ठीक है, और एस बी जो आ जा रहा है वो आ जा रहा है, यू तो 0 है, प्लस हाफ इंटू 1 इंटू। सर आवाज नहीं आ रहा। बोल रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, तो एस ए जो आएगा वो तो रिलेटिव आएगा ना? हाँ, हम वही फाइंड कर रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना आएगा। हम अलग अलग दोनों का करें, यानी कि ऐसा था, इसको ऊपर वाले को अलग फाइंड किए, नीचे वाले को अलग फाइंड किए। ठीक है, ये तो इस पे, यानी कि ये जो चला होगा इस पे भी कुछ चला होगा, सारा जोड़ के इतना चला होगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर हम इस पे खड़ा होके देखेंगे तो ये कम ही चला होगा। ठीक है, जो हम ए का डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं सारा कुछ हम नहीं कहीं कुछ बोल रहे हैं, इसका मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही बोल रहे हैं। ठीक है, और 5 सेकंड के लिए ही बात हुआ है, ये बात क्लियर है? अगर हम ब्लॉक के रिस्पेक्ट में देखते हैं कि ब्लॉक पे खड़ा होकर देखेंगे तो कुछ अलग आएगा। तो 37.5 ही ना आएगा सर। सर रिलेटिव वाली क्लिक केस का हम निकाल रहे हैं ना, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन। हम यहाँ पे रिलेटिव अगर यूज करते तो क्या यूज करते बोलो? डिस्प्लेसमेंट ऑफ, अगर हम लिखते हैं ए विथ रिस्पेक्ट टू बी तो क्या लिखते हैं? यहाँ वेलोसिटी क्या लिखते बोलो? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या लिखते हैं? v माइनस cv। यू ए माइनस यू बी, आता है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी लिखते तो क्या लिखते? -1 यानी -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता। तो जब यहाँ यूज करते तो क्या लिखते? 10 इंटू 5 -1/2 इंटू -2, तो ये 2 5 का स्क्वायर, ये कितना आ रहा है?
25 आता है। यहाँ से भी देख लो, नीचे से देखे तो 37.5 Yes, sir. और ये चला 12.5, तो ब्लॉक पर से खड़ा होकर देखेंगे तो कितना दिखेगा? 25। Yes, sir. बात समझ में आया? Yes, sir. हाँ, तो ये रिलेटिव नहीं, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, क्वेश्चन है इन प्रीवियस क्वेश्चन find work done by kinetic friction। ठीक है, पहला ऑन, चाहे ऐसे लिख लो, क्या बार बार लिखना, ऑन ए एंड बी दोनों के लिए निकालना है। चार्जर कहाँ है इसका? ये चार्जर है, चार्जर इसका है, इसी में लगेगा। स्विच कहाँ है? कितना आ रहा है? -375 और 125। ठीक है, अगर ऑन ए का बात कर रहे हैं तो ये आ जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था 10 -10 इंटू 37.5 -375 जूल, और वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन बी का बात करेंगे तो सेम डायरेक्शन में लग रहा था, तो कितना आया 12.5 प्लस 125 जूल। अगर हम वर्क डन टोटल का बात करें तो टोटल यानी कि सिस्टम का बात कर रहे हैं तो ये निगेटिव आ रहा है क्या? -250 जूल, इतना ही आ रहा है। तो ये चीज क्या है, वर्क डन बाय सिस्टम निगेटिव आ रहा है। तो यहाँ से हम बोले कि अगर ये जो वर्क डन बाय सिस्टम है काइनेटिक फ्रिक्शन के कारण, ये ऑलवेज क्या होता है, हमेशा लेस देन 0 ही होता है। अदर वर्ड में हम लोग इस चीज को आगे चल के बोलते हैं, जब हीट पढ़ लेते हैं तो बोलते हैं कि जो एक बॉडी दूसरे बॉडी पे हुआ तो हीट जनरेट होता है, गर्म हो जाता है। तो वही जो हीट जनरेटेड जो होता है, जो हीट जनरेटेड होता है वो और कुछ नहीं, यही निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन सिस्टम होता है। ठीक है, जब भी दो चीज रगड़ हो खाता है, दो चीज एक दूसरे पे अगर घर्षण करता है यानी कि एक दूसरे पे रगड़ाता है तो एक हीट जनरेट होता है। तो हीट जनरेट यही होता है कि जो हमारा वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन था उसी का निगेटिव हम लोग बोलते हैं कि वो हीट जनरेट हुआ है। बात समझ आया? सर नेगेटिव क्यों लगता है सर? हीट जनरेटेड यानी कि हमको सिस्टम से कितना हीट मिला तो हम लोग उसको पॉजिटिव मान लेते हैं। सिस्टम से अगर हम कुछ लेते हैं तो उसको पॉजिटिव लेते हैं। आगे चल के हम लोग देखेंगे जब हीट थर्मोडायनेमिक्स सब पढ़ेंगे तो सिस्टम को अगर हम हीट दे रहे हैं तो निगेटिव है, ये कन्वेंशन है। अगर हम सिस्टम पे वर्क करें तो निगेटिव, सिस्टम वर्क करके दे तो पॉजिटिव। केमिस्ट्री में इसका उल्टा होता है। ठीक है, तो फिजिक्स में हम लोग ये कन्वेंशन यूज करते हैं कि हम सिस्टम से कार्य अगर ले रहे हैं तो पॉजिटिव,
ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, हीट जनरेट कर रहा है सिस्टम, तो इसलिए हम पॉजिटिव मानना है, तो ये निगेटिव आया था तो उसको पॉजिटिव करने के लिए माइनस लगा देते। ठीक है, हीट में आएगा कि साइन कन्वेंशन समझ में, ये साइन कन्वेंशन से रिलेटेड। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसा है, ट्रक है मान लेते हैं, स्मूथ सरफेस पे है, यहाँ पे एक वेज रखा हुआ है, ये एंगल थीटा है, और इस पे एक ब्लॉक ऐसा रखा हुआ है। ठीक है, इसका मास m है, ये म्यू है, ये स्मूथ है, ब्लॉक इज एट सर वेज रेस्ट। ट्रक के पीछे सरफेस, ये वाला, ये यस फिक्स्ड सर, है, फिक्स है। दोनों दूसरे में फिक्स्ड है। ठीक है, ब्लॉक इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू वेज, वेज के रिस्पेक्ट में ब्लॉक जो है फिक्स्ड है। फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, किसी टाइम t के लिए यानी फंक्शन ऑफ टाइम t में फाइंड करना है वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा। यहाँ पे दे रखा है कि विथ रिस्पेक्ट टू वेज जो है ब्लॉक रेस्ट पे है, ये भी दे रखा है कि इधर कांस्टेंट वेलोसिटी v से जा रहा है, constant। ठीक है, भी अगर नहीं रहता, रेस्ट में है तो ना डिस्प्लेसमेंट है, कुछ है ही नहीं, तो वर्क कैसे ही जीरो हो जाता। आया, एफ cos थीटा वीटी माइनस कितना, एफ cos थीटा वीटी, माइनस एफ cos थीटा वीटी, f क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स, वो कितना लग रहा होगा, mg cos थीटा, सिर्फ mg cos थीटा। यस mg cos थीटा या म्यू mg cos थीटा, म्यू mg cos थीटा फ्रिक्शन। तो ऑप्शन mg sin थीटा बोलना चाह रहे थे। ठीक है, जैसे इधर की तरफ क्या लग रहा होगा, mg sin थीटा, और इधर की तरफ लग रहा होगा फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो आता है म्यू mg cos थीटा, यानी म्यू n लिखते हैं, इधर की तरफ लगता ये होता है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। और एट रेस्ट है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि मैक्सिमम ही लग रहा हो, यहाँ फ्रिक्शन जो है हो सकता है ये भी हो, लेकिन जो रिक्वायर्ड होगा वो इतना ही होगा mg sin थीटा। ठीक है,
और ये इधर जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी v से, तो t टाइम में डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा कितना, vt, ये डिस्प्लेसमेंट है टाइम t, ठीक है। अब अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो फ्रिक्शन और इस डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो कितना है, ये थीटा है, ये एंगल थीटा होगा तो ये 180 माइनस थीटा, तो जो हमारा वर्क डन होगा वो कितना होगा, F इंटू एस इंटू कॉस ऑफ फाइव, यही होता है। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, mg साइन थीटा, डिस्प्लेसमेंट कितना है vt, और ये हो जाएगा cos ऑफ 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो cos 180 माइनस थीटा निगेटिव होता है, माइनस cos थीटा, तो माइनस mg साइन थीटा vt इंटू कॉस ऑफ थीटा, यही आ रहा था। क्लियर है कि सबको, किसी कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। वर्क डन बाय अदर, जैसे कोई भी फोर्सेस है उन सब के कारण कितना कितना क्या वर्क होगा, वर्क डन करेंगे। फिर उसके बाद वर्क डन बाय स्प्रिंग होगा, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, पावर, ये सब चीजें हैं। तो कुछ क्वेश्चंस है। ये ऐसा बॉब है, एंगल थीटा दे रखा है और इसके बीच में ऐसा ये ऑसिलेट कर रहा है। t इक्वल टू 0 पे वो यहाँ पे है, ठीक है, और t इक्वल टू t पे ये फाइनल पोजीशन, यानी कि ये पोजीशन जो है इनिशियल है और ये पोजीशन जो है वो फाइनल पोजीशन दे रखा है, ठीक है। हमको फाइंड करना है, फाइंड वर्क डन बाय फर्स्ट टेंशन, सेकेंड mg यानी ग्रेविटी। सर 0, लगा तो 0 होगा, यस ठीक है, सर, क्योंकि टेंशन हर जगह पे क्या रह रहा है, परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वर्क डन बाय mg कितना होगा, सर 0। टोटल वर्क डन बाय mg भी कितना आ रहा होगा, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं दोनों, ये भी एंगल थीटा ही है, फिर हाइट सेम ही रह रहा है, तो वर्क डन बाय mg ये भी कितना आ जाएगा जी, ठीक है। अगर हम इसमें a इस पोजीशन को b बोले और इस पोजीशन को c बोले, ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड वर्क डन a से b जाने में कितना आएगा और वर्क डन b से c जाने में कितना आएगा, सेम क्वेश्चन में, यानी कि इसको हम कर दे रहे हैं थर्ड। mg 1 माइनस cos थीटा, इस वाले में पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव, प्लस आएगा, क्योंकि यहाँ से जब नीचे जा रहा है तो mg भी नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ है, तो वर्क डन डायरेक्ट ड्यू लिख टू रहे हैं। mg निकालना है। हाँ हाँ, वर्क डन टेंशन के कारण तो कैसे भी 0 ही होगा, ये कितना आ जाएगा mg इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या यही लेंथ होगा, तो लिख लेंगे L 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। इस वाले केस में इधर की तरफ देख नेगेटिव रहे होगा। हैं, नीचे mg लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो माइनस mg
L L 1 माइनस वन cos थीटा, दोनों को जोड़ के यहाँ से ये 0 है। ठीक है, इसको सॉल्व करो। ये पुली है, सारा कुछ फ्रिक्शन लेस है। ये 5 kg है, ये 10 kg है। यहाँ पे एक सरफेस है और ये दे रखा है 2 मीटर। क्वेश्चन है सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, सिस्टम को हम रेस्ट से रिलीज कर रहे हैं व्हेन आप नंबर लीजिए ना, आप उनको क्यों बात कर रहे हैं? मतलब बोलिए नंबर पे हम लोग बात कर बोलिए, कल हम लोग सामान लेके आएंगे, कल हो जाएगा तो आ जाएगा। देन भाई साफ करना होगा, फर्स्ट हमको सामान पहुंचाना होगा, कल ही पहुंचाना होगा। हमको अपना रूम तो साफ करना होगा ना, एटलीस्ट अपना रूम साफ करना होगा। कल बोलिए कल खत्म कर नंबर मंगवाइए ना। फाइंड करते जाओ। यार वो ये सारे बच्चा मैसेज कर दीजिए, सेंड द नंबर ऑफ लाइन लॉर्ड। सर पहला का 200 जूल, इसका कितना आ रहा है? 100 जूल, तो सर 200 जूल। 200 जूल सबका आ रहा यस है। ठीक है, नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, ऊपर टेंशन, तो हमको इसके कारण लाना है, 2 मीटर है। इसके कारण -200 5 वाले पे -100 जूल। डिस्प्लेसमेंट ये हाँ 2 सर। आया है, तो ये भी 2 आया होगा। यस ये सर -100 जूल। जूल। ठीक है, टेंशन फाइंड कर लिए। एक्सेलरेशन लिखते हैं, क्या लिखते हैं? डिराइविंग फोर्स अपॉन 1/3 मास, तो 10 - 5g बाई 10 + 5 15, यही हो जाएगा। यस कितना आ सर रहा है? g/3। 1/3 तो टेंशन कितना आ जा रहा है? 20/9g 2/3 100 माइनस m1 यानी कि m2 by 100 m1 माइनस 100/3, 200/3 ये है, सबका ये है। यस सर। सर। ठीक है, हाँ कैलकुलेशन तुम लोग देख लेना, क्योंकि हम डायरेक्ट लिख रहे हैं तो गलत हो सकता है। अब टेंशन पता चल गया, तो दोनों के लिए क्या सेम आया होगा? इसके लिए क्या है? टेंशन ऊपर, डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो इसके लिए क्या जाएगा? +400/3 -400/3 माइनस 10। अच्छा 10 kg पे ठीक है, माइनस आएगा। ठीक है, इस पे माइनस, और इस पे क्या जाएगा? प्लस +400/3। तो अगर हम देख रहे हैं कि वर्क डन बाय टेंशन ऑन सिस्टम जो आ रहा है वो कितना आ जा रहा है? 0। 0। ठीक है, यानी कि अगर हम टोटल को दे रहे हैं, यानी कि
यहाँ भी दिख रहा है, अगर पूरे को सिस्टम मान ले रहे हैं तो टेंशन क्या हो जा रहा है, इंटरनल फोर्स हो जा रहा है, यानी कि बोल रहे हैं कि टेंशन फॉर सिस्टम इज इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स हो जा रहा है और इसके कारण वर्क डन क्या आ रहा है, 0। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे एनएलएम में, तो यहाँ भी हम दे रहे हैं, सेम क्वेश्चन है, सेम तरीका हो, तरीका डिफरेंट होगा ऐसा। ठीक है, ये चीज दे रखा है और बोला है कि इसका स्पीड इधर va है, ठीक है, एट एनी मोमेंट वेलोसिटी ऑफ a is va, then find velocity of ब्लॉक b। ऐसे क्वेश्चन एनएलएम में किए होगे, कैसे सिस्टम दे रखा है, एक्सेलरेशन फाइंड करो, ये करो करो। सर ये VA by 15 va by 15 15, ठीक है, हाँ सर। कैसे किए, सर वो कांस्टेंट इक्वेशन से निकाला, पहले x ऊपर b को x ऊपर डिस्प्लेस किया तो आया कि ये a जो है नीचे की ओर 15x डिस्प्लेस हो रहा है, तो यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट इन a है वो 15 टाइम्स मतलब कि हो रहा है डिस्प्लेसमेंट इन b का, तो दोनों को ठीक अगर है, हम लोग ये डिफरेंशिएट करते हैं तो आ जाता है। ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट निकालने का ही एक और तरीका है, जो वर्क मेथड हम बता रहे हैं यहाँ पे, दूसरा मेथड। जो पहला मेथड यूज किया उसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर लिए, मान लेते हैं कि ये जो है x से डिस्प्लेस हुआ होगा नीचे, ये जो हुआ होगा x भी डिस्प्लेस, इन दोनों चीज सेम ही है, बस यहाँ हम टेंशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। अब अगर हम टेंशन लिखें तो यहाँ पे t, तो यहाँ भी t, इस पे 2t, इस पे भी 2t, 40 ये हो जाएगा 4t, ये भी क्या जाएगा 40, ये हो जाएगा 8t, ये भी 8t। यानी कि अगर हम b पे टेंशन देख रहे हैं, यानी कि टेंशन ऑन a तो t लग रहा है और b पे कितना लग रहा है, टेंशन ऑन b इक्वल टू 8 + 4 + 2 + 1, यानी 15t, ठीक है। और अगर हम बोल रहे हैं चूंकि सारा टेंशन जो है इंटरनल फोर्स है, इंटरनल फोर्स, ठीक है, यानी कि वर्क डन बाय टेंशन क्या होगा, 0। यानी कि अगर b पे लिखें तो b के लिए लिखेंगे 15t × xb, दोनों ऐसे xb इक्वल टू, या फिर यहाँ पे माइनस के साथ लिख लेते हैं, -t × x, ये क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से x से क्या आ जा रहा है 15xb, ठीक है। यही चीज वहां भी आ रहा है, दोनों में कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 15 vb इक्वल टू va, ठीक है, यानी कि vb इक्वल टू va by 15। जो अच्छा लगे वो यूज कर सकते हो।
ठीक है, यहाँ पे हम कंसेप्ट क्या यूज किए हैं कि वर्क डन बाई टेंशन 0 होता है, तो दोनों पे टेंशन फाइंड करके डिस्प्लेस कर लिए और वर्क डन को 0 कर दिए। तो यहाँ से हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है आसानी से आ गया। बात समझ में आया? आया क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, तो और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है, यहाँ पे एक ब्लॉक है 10 kg, इसमें फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन। इसको यहाँ से 500 मीटर इन 10 सेकेंड जो है डिस्प्लेस करा गया है। ठीक है, और मोशन इज ऑब्जर्व्ड बाय 3 ऑब्जर्वर्स A, B एंड C। ठीक है, तीनों ऑब्जर्वर हम बना देते हैं। A जो है यहाँ पे है, एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी 0 है। B एक्सेलरेशन इसका 0 है लेकिन वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से है इस डायरेक्शन में। और यहाँ पे है C, इसका इनिशियल स्पीड 0 है लेकिन एक्सेलरेशन इधर की तरफ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड इन 10 सेकेंड बाय ऑल 3। तीनों से वर्क डन कितना ऑब्जर्व कर रहा होगा ये फाइंड करना है। स्मूथ है सरफेस। हाँ, सरफेस स्मूथ है, फ्रिक्शन नहीं है। सर C से 0 होगा। ठीक है, तीनों से फाइंड करना है कितना कितना होगा। C से 0, हम्म, A से 50 किलो जूल, यस सर। ठीक है, और B से कर रहा हूँ। सर 40 किलो जूल। ठीक है। इस एग्जांपल से हमको समझ रहा है 3 ऑब्जर्वर हैं। ठीक है, तीनों के रिस्पेक्ट में वर्क अलग अलग आ रहा है, यानी कि वर्क जो है फ्रेम पे डिपेंड करता है। इस एग्जांपल से हमको न्यूमेरिकल वैल्यू में समझ में आ रहा है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन कराया गया था। ये बात क्लियर रहे कि ये फ्रेम पे डिपेंड करता है। तो कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, ए के लिए, तो ए के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? 500 मीटर। फोर्स तो सबके लिए क्या है? 100 न्यूटन। तो वर्क डन जो हो जाएगा ए के लिए वो 500 इंटू 100, यानी कि कितना जा रहा है? 50 किलो। बी के लिए, जो बी के लिए डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कितना आएगा बताओ? रिलेटिव ही हमको पता करना है, डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव, यानी कि दोनों के बीच में फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना है। 400 मीटर्स। तो 500 माइनस ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो 10 इंटू 10 यानी कि 400 मीटर। यानी कि इन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट इतना है, तो जो वर्क डन बाय बी होगा वो कितना हो जाएगा? 100 इंटू 400 यानी कि 40 किलो। और अगर हम सीज का बात कर रहे हैं तो सी के केस में देख रहे हैं एक्सेलरेशन जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक जो है वो भी कितना आ रहा है? 100/10 यानी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियली रेस्ट पे ही है, तो ए रिलेटिव 0 और यू रिलेटिव भी क्या है? 0।
तो अगर हम ए से रिलेटिव बात करेंगे तो ये भी 0 आएगा, और ए से रिलेटिव 0 तो वर्क डन बाय जो सी ऑब्जर्व करेगा वो 100 इंटू 0 यानी कि 0। ठीक है, यानी कि अलग अलग ऑब्जर्वर से देख रहे हैं तो अलग अलग फोर्स आ रहा है, अलग अलग वर्क आ रहा है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि वर्क डन जो होगा वो फ्रेम डिपेंडेंट होगा। इसमें कोई दिक्कत? पहले हम लोग ये सारे पॉइंट्स लिख चुके हैं कि वर्क डन जो होता है फ्रेम डिपेंडेंट होता है। बोलने के लिए बोले थे कि फोर्स जो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है फ्रेम पे डिपेंड करता है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है हर केस में फोर्स 100 न्यूटन ही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अलग अलग। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि वर्क जो आ रहा है हर फ्रेम से अलग अलग आ रहा है, और ऐसा हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है कि वर्क डन बाय एक स्प्रिंग है उसको स्ट्रेच करेंगे तो वर्क डन कितना होगा, और वो छोटा सा करने के बाद फिर काइनेटिक एनर्जी पावर, फिर वर्क एनर्जी थ्योरम। तो काइनेटिक, उसके बाद वर्क तो है इस चैप्टर में, तो पोटेंशियल एनर्जी है, कुछ भी आए लास्ट तक वर्क चलता ही रहेगा। ठीक है, अभी तक जो वर्क के बारे में हम लोग जाने हैं उसमें किसी कोई दिक्कत है किसी भी पॉइंट में? नो सर। बोलो। हाँ, क्या सर? वर्क में अभी जितना भी चीज पढ़े हैं किसी भी पॉइंट में दिक्कत, कोई भी पॉइंट समझने में दिक्कत या फिर नहीं आया हो? हाँ या ना, या कुछ आया ही नहीं? नहीं सर, आया सर। कहीं ऐसा जो नहीं समझ में आया हो, वर्क फाइंड करना, वर्क फ्रेम पे क्यों है, क्या है, कुछ भी? क्योंकि नो जो सर। भी डाउट आउट हो उसको पूछ के खत्म कर लेना है, डाउट रखने से कोई फायदा नहीं है। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमारा काइनेटिक एनर्जी और पावर ये सब चीज करेंगे, यानी कि पहले तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्सेस पढ़ेंगे, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी और पावर। ठीक है, उसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम जब पढ़ेंगे तो उसमें फिर से क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे, फिर पोटेंशियल एनर्जी। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू ठीक है, सर। एंड कर। you sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।